आज स्टार्ट करने चल रहे हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट हमारे कहने का मतलब है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, वर्ब के बारे में पीछे वाले क्लास में हम लोग बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे वीडियो देखे हैं। तो आज जो देखने चल रहे हैं उसी का एक पार्ट है फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो पढ़ाए हुए थे हम, मेन वर्ब बताए थे कि दुनिया का सारा डिक्शनरी जो है मेन वर्ब के अंतर्गत आता है, लेकिन उस पार्ट को हम 3 रूपों में लाए थे। ए बी कर लाए थे, ए बी कर लाए थे, जिसमें बताए थे एक पार्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, एक पार्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब, और एक पार्ट जो है वर्ब का वो बताए थे प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब बताए थे, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब बताए थे, सेमी मॉडल्स बताए थे ना। वह इसकी संख्या लिमिट होती है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या जो बताए थे कि 24 होती है, इसकी संख्या लिमिट होती है। इसमें 3 को पार्ट में बताए थे, प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, सेमी मॉडल्स, ये ना बताए थे। चलिए अब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की संख्या अनलिमिट होती है, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। डिक्शनरी का जितना भी वर्ब है सब मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। उसको हम बोले थे कि आगे चलकर हम 3 पार्ट में बांटेंगे मेन वर्ब को ना, जिसमें से बताए थे हम ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब ना, सिंपल वर्ब, ये सब को बताया गया था। आज जो हम लोग चल रहा है उसमें से 2 पार्ट पीछे बताया गया है, मॉडल वर्ब भी पढ़ाया जाएगा। आज हम लेकर चल रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं या क्या कहते हैं? व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब क्या होता है? कैसे समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब है? कैसे समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है? कैसे समझेंगे कि ये मॉडल वर्ब है? तो हम उसमें से फाइनाइट वर्ब को लेकर चल रहे हैं। वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, क्या हो? वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। या सब्जेक्ट के निकट का जो भी वर्ब होता है, सब्जेक्ट के निकट दुनिया का कोई भी वर्ब हो वह सब क्या कहलाता है? वह फाइनाइट वर्ब। यानी सब्जेक्ट के निकट दुनिया का कोई भी वर्ब हो वह क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, पढ़े हुए हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी या एक तरफ और कह सकते हैं सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज करने से, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को अगर चेंज करने से वर्ब में परिवर्तन हो जाता है, चेंज ऑफ वर्ब में परिवर्तन हो जाता है, वो भी फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, क्या कहेंगे? सब्जेक्ट के, यदि सेंटेंस की सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, ओके, हमको लग रहा है कि सब लोग समझ गए होइएगा। या इस तरह भी कर सकते हैं सब्जेक्ट के निकट दुनिया का कोई भी वर्ब वो सब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। या एक तरफ और बोल सकते हैं वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, सब्जेक्ट का अधिकार हो, वही क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए, यदि किसी सेंटेंस के लिख लीजिए, एक तो इस पर हम 1-2 लाइन लिख सकते हैं, लिख लीजिए, बोल रहे हैं, लिखिए फाइनाइट वर्ब लिखकर डाल दीजिए और लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए फाइनाइट वर्ब, लिखिए वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यानी वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब कहलाता है।
फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, या एक तरफ से और परिभाषा इसको हम दे सकते हैं, सब्जेक्ट के निकट दुनिया का कोई भी वर्ब, और देखकर लिख लीजिए, सब्जेक्ट के निकट दुनिया का कोई भी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट के निकट दुनिया का कोई भी वर्ब होता है वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तीसरा कंसेप्ट लिखिएगा, ये कंसेप्ट फर्स्ट था, सेकंड कंसेप्ट लिखा दिया, तीसरा कंसेप्ट लिखिए, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट, यहां प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को परिवर्तित करने पर, सब्जेक्ट के टेंस के नंबर तथा पर्सन को परिवर्तित करने पर उसके वर्ब में, उसके वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आगे लिखते हैं हम लोग फाइनाइट, यानी इस तरह भी कर सकते हैं, वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन होगा क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला कंसेप्ट लिखिएगा, यदि सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के क्रम में, वर्ब के क्रम में परिवर्तन हो जाए, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, यदि किसी सेंटेंस को टेंस को, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, टेंस ऑफ चेंज, सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के क्रम में यानी वर्ब के प्रकार में परिवर्तन हो जाए, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलिए, इतना ध्यान रखिए कि दुनिया का सारा वर्ब जो होता है ना बाबू, वो सब फाइनाइट वर्ब, यानी दुनिया का सारा वर्ब जो होता है सब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब हमको लग रहा है कि सभी लोग समझ गए होइएगा। अब दूसरा लिख रहे हैं इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। चलिए, इनफाइनाइट वर्ब वह वर्ब जिसका सब्जेक्ट का शासन ना हो। इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन ना हो, इनफाइनाइट वर्ब होता है। कंसेप्ट समझिए, सबसे पहले कंसेप्ट इंग्लिश में क्या होता है? कंसेप्ट होता है, नहीं तो फैक्ट होता है, दूसरा कुछ चीज नहीं होता है। अगर कंसेप्ट बेसिकली समझ गए तो सब ठीक है, कंसेप्ट नहीं समझे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं समझे, आपसे नहीं बनेगा, इंग्लिश नहीं होगा, स्पोकन नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? वो कंसेप्ट, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट अगर समझ गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले विद्यार्थी को होता है क्या कि बेसिक कंसेप्ट ही पता नहीं चलता है ना, तो उसको कभी भी लाइफ में वह सफल नहीं हो, उसे ऐसे राइटिंग नहीं लिखाएगा, वो ग्रामर नहीं जान पाएगा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनफाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है? वह वर्ब जिसका पर सब्जेक्ट का शासन ना हो, इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट के से दूर, या इस तरह भी कह सकते हैं परिभाषा, सब्जेक्ट से दूर दुनिया का कोई भी वर्ब हो, इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। इनफाइनाइट वर्ब जब भी होता है बाबू, तो सब्जेक्ट से क्या होता है? दूर होता है, उसको हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। यदि सेंटेंस के, अगला कंसेप्ट लिखिए, लिखते चलिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए, मेरे क्लास में कॉपी कलम निकाल के बैठिए और लिखते चलिए पॉइंट पर पॉइंट। अगला लिखिए, अगला कंसेप्ट लिखिएगा, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन चेंज करने से,
यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, सब्जेक्ट के प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज करने से नंबर तथा पर्सन को चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो इन्फिनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, इन्फिनाइट वर्ब कहलाता है। या एक और कंसेप्ट लिख लीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के फ्रॉम में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो भी क्या होता है, वो इन्फिनाइट वर्ब करता है। फिर देखो, जैसे एग्जांपल हम तुमको दे रहे हैं, एग्जांपल देखिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख ले, एग्जांपल पर चले, कंफर्म हो कि कौन फाइनाइट वर्ब है कौन इनफिनाइट वर्ब है। लिखिए, he goes to market to buy some books, he goes to market to buy some books, he goes to market to buy some books। ठीक है, एक और लिख रहे हैं, हम बताए हैं 3 गो रूल दिए हैं, यदि सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज कर लेते हैं और वर्ब में परिवर्तन होता है तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। दूसरा रूल लिखा है, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को अगर चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो वह इन्फिनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं, एगो आई हो गया, फिर एगो लिख रहे हैं आई गो टू मार्केट to buy some books, I go to market to buy some books। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखिए, he went to market to buy some books। ठीक है बाबू, सम बुक्स। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या हमने बताया है, फर्स्ट रूल दिया है, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, यह बताया है कि सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, यह सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, यही ना है। वर्ब क्या है, तो हाई वर्ब है, तो ई कौन वर्ब है, ई कौन वर्ब है, ई कौन वर्ब। ठीक है, तो हम बताए हैं कि वर्ब सब्जेक्ट के नजदीक दुनिया का कोई भी वर्ब अगर होता है तो वो फाइनाइट वर्ब होता है, यही ना बताए हैं। सब्जेक्ट के निकट दुनिया का कोई भी वर्ब हो तो फाइनाइट वर्ब, तो दुनिया सब्जेक्ट के निकट ये है जी, वर्ब है ना जी, ये निश्चित है कि फाइनाइट वर्ब है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब हो सकता है ना। चलिए, अब देखिए, मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, यहाँ मार्केट क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। मार्केट क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, फिर यह बाई है, यह बाई ना, बाई है ना जी, बाई है। अच्छा, अब देखिए, यह अदर वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट, सम बुक्स अदर वर्ड है, ये अदर वर्ड है। ध्यान में रखिए, गौर कीजिएगा, यहां ही लिखे हैं, यहां हम चेंज किए हैं पर्सन, सबसे पर्सन चेंज किया है, फर्स्ट पर्सन किया है, यहाँ थर्ड पर्सन था, यहाँ कौन पर्सन है। तो हम बताए हैं कि अगर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यहाँ देखिए, चेंज जब सब्जेक्ट का नंबर कर रहे हैं हम, ही के बाद आई किए हैं, चेंज किए हैं, तो वर्ब में यहाँ गोज था, यहाँ गोज आ गया ना जी, आया कि नहीं आया, चेंज हो रहा है, ये वर्ब फ्रॉम चेंज हो रहा है। तो चेंज जब हो रहा है तो ये कौन वर्ब हुआ, फाइनाइट वर्ब। कौन वर्ब हुआ, फाइनाइट वर्ब। लेकिन हम ये बताए हैं कि वर्ब से दूर दुनिया का कोई भी चीज हो
वह इन्फिनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ बाई हुआ। अगर हम ये भी रूल बताए हैं, दूसरा कंसेप्ट दिए हैं कि वर्ब के नंबर तथा पर्सन को चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो तो वह इन्फिनाइट वर्ब कहलाता है। तो यहां जब चेंज हम कर रहे हैं, ये भी चेंज कर रहे हैं ना, तो यह चेंज कर रहे हैं, तो यह वर्ब, ये तीनों वर्ब में हमको परिवर्तन हो रहा है ना। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो यानी सब वर्ब जो है, कौन वर्ब है बाबू? फाइनाइट वर्ब है ना जी। लेकिन हयु बाई है, ये भी वर्ब है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। टू बाई है, यहां हो रहा है बाबू परिवर्तन? नहीं ना हो रहा है। और यह सब्जेक्ट से दूर है कि नहीं है ना। लेकिन अगर वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन परिवर्तन कर दे रहे हैं तो यह चेंज हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। ऐसा थोड़ा कि यहाँ बाई है तो यहाँ बाउट हो गया, यहाँ बाउट हो गया, ऐसा हुआ है? नहीं है, सेम है। तो यह क्या हो गया बाबू? सब इन्फिनाइट वर्ब, इन्फिनाइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक हमको लग रहा है कि सब लोग समझ गए होइएगा। अब चलिए अगला टॉपिक, हेडिंग दीजिए आप लोग। देयर आर थ्री मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट फ्रॉम। देयर आर थ्री मेंबर्स इन द फैमिली, there are three members in the family, there are three members in the family of non-finite verb। यानी यह जो होता है ना, तीन मेंबर में बांटा गया है नॉन फाइनाइट वर्ब को। एक में है इंफिनिटिव, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंफिनिटिव। क्या बोलता है? इनफिनिटिव। दूसरा है जेरांड, दूसरा है जेरांड। तीसरा है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। तीसरा है क्या होगा बाबू? पार्टिसिपल। ठीक है, इनफिनिटिव, जेरांड, पार्टिसिपल। यह क्या होता है? तो इन्फिनिटिव होता है, इसको हम लिखते हैं 2 + V1 रूप लगते हैं। इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? V1 + ing, यानी V4 को हम पार्टिसिपल जेरांड कहते हैं। V4 जो होता है इन्फिनिटिव होता है 2 + V1, और जेरांड जो होता है वर्ब के प्रथम रूप में अगर ing जोड़ देते हैं तो V4 हो जाता है, जो जेरांड होता है। जब यह नाउन का कार्य लेता है, एडजेक्टिव लेता है, या इसका स्थान जब भी रहता है तो नाउन का स्थान लेता है, सब्जेक्ट का भी स्थान लेता है। ठीक है। अब पार्टिसिपल जो होता है, ये इसको तीन रूपों में बांटा गया है बाबू। कौन कौन रूपों में है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, यह जो है V1 + ing, इसको हम लिख सकते हैं V1 + ing, यानी V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और यह जो होता है पास्ट पार्टिसिपल, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लेता है। कौन रूप लेता है? वर्ब का तीसरा रूप। यह जो होता है हैविंग प्लस V3 रूप होता है इसका परफेक्ट पार्टिसिपल का जो होता है हैविंग प्लस V3, पास्ट पार्टिसिपल का V3 रूप होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ing का प्रयोग करते हैं। अब हम चल रहे हैं इसको सर्वे करते हैं, सर्वे ऑफ V1 + ing। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, चाहे बता दे रहे हैं, यह जो होता है सर्वे करने से फाइनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। सर्वे जब कर रहे हैं इसका पार्टिसिपल का,
तो यह फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब का रूप लेता है। इनफाइनाइट वर्ब को दो रूप होते हैं, जिसमें से एक होते हैं जेरंड होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं जेरंड होते हैं, जो भी फोर रूप लेते हैं। यहाँ रूप दे रहा है, यह किसका होता है? इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब का दो रूप होता है, जिसे एक पार्ट को क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रूप लेता है और नाउन का भी रूप लेता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होने पर यह नाउन का जब रूप लेता है तो यह सब्जेक्ट कहलाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। यह जो होता है जेरंड कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब यही एडजेक्टिव का रूप लेता है, एडजेक्टिव के स्थान पर आता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे जेरंड होता है, जेरंड का परिभाषा होता है when V1 plus ing is used, when V1 plus ing is used as subject और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है नाउन का स्थान लेता है, इट इज कॉल्ड जेरंड। यानी जब V1 plus ing का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से नाउन के रूप में आए, किस रूप में आए होगा? नाउन के रूप में आए, तो वह जेरंड का वह क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है। लिख लीजिए, जेरंड लिखकर डैश दीजिए और लिख लीजिए। देखिए, when V1 plus ing, when V1 plus ing, V1 plus ing यानी कौन सा रूप हो गया पूरा? वर्ब का चौथा रूप is used as a सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट जो होगा नाउन के रूप में होगा। इट इज कॉल्ड जेरंड, इट इज कॉल्ड जेरंड। जब V1 plus ing का प्रयोग, हिंदी लिखने वाले विद्यार्थी भी हैं, लिख सकते हैं। जब V1 plus ing का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से नाउन के रूप में आए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से नाउन के रूप में आए, तो वह जेरंड का होता है। जैसे वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। क्या होता है? वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। ठीक है। यानी मनीषा लाइक्स डांस। ठीक है। वॉकिंग इज गुड, तो यह वॉकिंग जो है यह सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। और यह जब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो यह क्या है? जेरंड। क्या है बाबू? जेरंड है। यह सब्जेक्ट है और यह नाउन भी है, नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है नाउन के रूप में, तो यह क्या हुआ? जेरंड हुआ। लेकिन प्रिया लाइक्स डांसिंग, या कर सकते हैं स्लीपिंग या ईटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ये सब जो हो गया, यह जो है यह क्रिया है। मनीषा क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। मनीषा लाइक्स डांसिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, कुछ दे सकते हैं बाबू, बहुत सारे। तो यह मनीषा जो है यह किस रूप में कार्य कर रहा है? यह डांसिंग जो है किस रूप में कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। यह नाउन भी है। यह क्या है? नाउन है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यही ना लिखाए हैं, जब V1 plus ing V4 रूप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तो वह क्या कहलाता है बाबू? जेरंड कहलाता है। यही ना लिखा है। तो यहाँ जो है यह सब्जेक्ट वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ वॉकिंग जो है जेरंड हो गया। यहाँ डांसिंग क्या है? यह जेरंड भी हो गया, यह जेरंड भी हो गया। यह भी क्या हो गया बाबू? कोई दिक्कत? चल, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप क्या होता है देखने चल रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप क्या होता है? When V1 plus ing is used as an
एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी जब V1 प्लस ing का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में हो, किस रूप में हो, वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में हो, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या कहलाता है, बोल सकते हैं जी। जब V1 प्लस ing का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में हो, किस रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में हो। जब V1 प्लस ing का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में हो, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यानी when V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, it is called present participle। कोई दिक्कत? यानी I saw a smoking in the hall। I saw मैंने देखा, I saw देखिए यहाँ I saw a smoking, I saw a smoking, I saw a smoking boy in the hall, boy in the hall। मैंने एक लड़का को देखा कि वो क्या कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा हॉल में। ठीक है, हॉल में एक लड़का को देखा कि वो क्या कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। ठीक है, तब देखिए यह स्मोकिंग, यह स्मोकिंग जो है, सबसे पहले देखिए यह कौन वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है वो, नॉन फाइनाइट वर्ब। यह जो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अभी ने बताया है बाबू कि सब्जेक्ट से दूर जो भी वर्ब रहता है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है ना, बताया है ना कि सब्जेक्ट से दूर जो भी वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। कोई दिक्कत? चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर। इसे कृपया सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि सभी विद्यार्थी को फायदा